अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने 2 लेक्चर्स अब तक अपलोड किए हैं और मेरा तीसरा लेक्चर है। और जो पहला लेक्चर था वो अकाउंटिंग के बारे में था, अकाउंटिंग क्या होती है। और दूसरा जो लेक्चर था वो थोड़े बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे, उसमें मैंने वो डिफ़ाइन किए थे। तो वो हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे कि पहले लेक्चर में हमने क्या किया था। तो पहली जो टर्म थी, बेसिक टर्म, वो थी बिज़नेस ट्रांजैक्शन। बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? जो भी बिज़नेस में लेने देने होते हैं वो उनको बोलते हैं बिज़नेस ट्रांजैक्शन। मतलब जिनको हम फाइनेंशियल कैरेक्टर दे सकते हैं, मतलब मनी में मेजर कर सकते हैं, उनको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और उसी में एक वर्ड निकल के आया था गुड्स। और गुड्स हम किसको बोलते हैं? मतलब जो भी चीज़ बिज़नेस जिस भी चीज़ में डील करता है, मतलब बेचता है, खरीदता बेचता है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। मतलब गुड्स को भी हम मतलब क्या करते हैं, या तो बेच देते हैं या तो खरीद लेते हैं। ठीक है, खरीदने को क्या बोलते हैं? खरीदने को परचेज बोलते हैं। और परचेज भी हम 2 तरीके के कर सकते हैं, या तो कैश परचेज कर सकते हैं या तो क्रेडिट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्स भी इसी तरह होते हैं, मतलब बेचने की भी काम इसी तरह होता है, या तो कैश में बेचेंगे और या तो क्रेडिट पे बेचेंगे। ठीक है, लेकिन हमने बात की थी कि सेल्स, अगर हम सेल्स क्रेडिट पे बेचेंगे तो उसमें क्या होता है? जो भी हमारे कस्टमर है, मतलब उन्होंने हमसे सामान लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं दी है, मतलब बोला कि 2 महीने के बाद पेमेंट हम देंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में? डेटोर्स। ठीक है, लेकिन जब हम इन डेटोर्स को एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस उस पर करवाते हैं, उनका साइन लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और जो भी पैसे हमें टोटल डेटोर्स और बिल्स रिसीवेबल से लेने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो इसमें एक और वर्ड आया था परचेज में। परचेज रिटर्न किसको हम बोलते हैं? जब हम परचेज करते हैं लेकिन कुछ सामान हम वापस करते हैं क्योंकि कुछ डिफेक्टिव रीजन होते हैं उसमें, मतलब कुछ डिफेक्ट होता है उन गुड्स में, तो हम उसको बोलते हैं क्या? परचेज रिटर्न। या हम उसको बोलते हैं परचेज आउटवर्ड्स भी। आउटवर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे बिजनेस से वो स्टॉक अब बिजनेस से चला जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या? आउटवर्ड। ठीक है, और सेल्स अकाउंट में भी ये होता है। सेल्स हम कभी कभी हमारे जो कस्टमर होते हैं वो हमारे माल को वापस लाते हैं। जब हम सेल्स करते हैं तो वो कुछ माल वापस लेते हैं क्योंकि कुछ डिफेक्ट होता है हमारे माल में, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। या तो हम उसको सेल्स इनवर्ड भी बोलते हैं, मतलब कि वो माल अब वापस आने आ रहा है, तो उसको हम इसीलिए बोलते हैं क्या? मतलब बिजनेस में आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न इनवर्ड्स भी। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि जो भी हमने साल में परचेज या सेल्स किए हैं लेकिन कुछ स्टॉक जब हमारे पास बचता है तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। मतलब जो भी हमारे पास गुड्स आखिर मतलब एंड के ईयर में बचते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक बोलो या इन्वेंट्री बोलो। ठीक है, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरे होते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होती है जो ईयर के शुरू में होता है और क्लोजिंग स्टॉक वो होती है जो ईयर के एंड में होती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री भी 3 तरीके की होती है, या तो रॉ मटेरियल होता है, या तो WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में होता है, और एक होता है फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल वो होता है जिस पे हम जो हमने परचेज किया, अभी भी नया परचेज किया है। और वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है जिस पे आधा काम हुआ होता है और आधा काम अभी बाकी करना होता है। ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स वो होते हैं जो अब सेलेबल के लायक होते हैं। ठीक है, तो अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे। आज का टॉपिक है हमारा परचेज। मतलब जैसे हमने सेल किए थे पिछले में, हमने सेल के बारे में बात की थी, तो आज हम परचेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स। मतलब क्या एग्जांपल लेंगे कि परचेज ऑफ गुड्स क्या होता है? मतलब जिस भी किसी आइटम्स के साथ बिजनेस डील करता है उसी को हम, जब वो खरीदता है तो उसी को हम बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बिजनेस स्टेशनरी में डील करता है तो स्टेशनरी अगर वो कुछ पेन्स कॉपीज कुछ खरीद लेगा तो उसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन अगर उसने बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर खरीद लिया तो उसको हम परचेज ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे, बल्कि उसका एक और मेथड होता है, एक और कंसेप्ट होता है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, लेकिन परचेज भी 2 तरीके के होते हैं, एक होती है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था क्रेडिट पर सेल्स, जैसे कि हुआ था यहाँ पर भी ऐसे होता है। क्रेडिट जब हम परचेज करते हैं तो जैसे कि हमने सेल्स किसको की थी? कस्टमर्स को, लेकिन यहाँ कस्टमर नहीं होते हैं, यहाँ उनको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में? सप्लायर्स। ठीक है, जब हम सप्लायर्स से क्रेडिट पे कुछ लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनका एक नाम दिया होता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में क्रेडिटर्स। ठीक है, लेकिन जब हम सेम इसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट उनको देते हैं
और वो हमें डॉक्यूमेंट देता है और हम उस पर एक्सेप्टेंस देते हैं, मतलब अपना साइन करके देता है कि हाँ हम मुझे आपको ये अमाउंट इतना अमाउंट देना है और इस स्पेसिफिक डेट पे देना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था बिल्स रिसीवेबल और यहाँ पर क्या होता है, बिल्स पेएबल। ठीक है, और बिल्स पेएबल जो भी हमें जोड़ के क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल से पैसे देने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, तो अब हम उसके डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, क्रेडिटर इज ए पर्सन, मतलब क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हमने माल खरीदा है लेकिन अभी तक हमने उसको पेमेंट दी, मतलब आज हमने माल खरीदा, अब हम उसको बोल रहे हैं कि आपको हम 2 महीने के बाद पैसे देंगे, तो उसको हम अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर इज अ पर्सन ऑब्लिक सप्लायर फ्रॉम होम एन एंटरप्राइज परचेजेस गुड्स आर सर्विसेज, जिससे भी पर ये एंटरप्राइज हमारी फर्म जो हमारा बिजनेस किसी से भी ये मतलब गुड्स परचेज या सर्विसेज परचेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर को पैसे देने हैं और उससे लेने हैं होते हैं, मतलब क्रेडिटर को हमको पैसे देने होते हैं। ठीक है, बिल्स पेएबल क्या होता है, बिल्स जैसे भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो अगर उसने मतलब बोला कि 2 महीने के बाद मैं आपको पैसे दूंगे, तो मतलब वो पहचानने से इनकार करता है, लेकिन इसलिए हमारे कॉमर्स मतलब अकाउंटिंग ने उसका एक प्रूफ रखने के लिए एक डॉक्यूमेंट दिया है, उसको क्या बोलते हैं, बिल। मतलब जब भी हम किसी को माल बेचते हैं या माल खरीदते हैं तो उसको हम एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उस पर उसका साइन देते हैं और साइन करवाते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब वो एक प्रूफ होता है कि हाँ आपने मेरे से माल लिया है, या मतलब मैंने आपसे माल लिया था और अब मैं आपको 2 महीने या 3 महीने के बाद पैसे देता हूँ, दूंगा या लूँगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इस तरह की, मतलब अब हम जब किसी क्रेडिटर मतलब किसी सप्लाई से माल लेते हैं तो वो हमें ये डॉक्यूमेंट देता है कि हाँ आप हमें ये लिख के दो कि हाँ आप मुझे ये इतने पैसे देंगे, मतलब कितने महीने के बाद देंगे, ये भी उसी पे लिखा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द फर्म, ये कौन एक्सेप्ट करती है, मतलब फर्म एक्सेप्ट करती है, क्योंकि हमने माल खरीदा है। ठीक है, अगर हमने माल बेच दिया होता है तो जिस कस्टमर को हमने माल बेचा होता है उससे हम ये एक्सेप्ट करवाते हैं। ठीक है, टू पे फिक्सड अमाउंट, फिक्सड अमाउंट लिखा होता है, फिक्स स्पेसिफिक डेट भी दी होती है, मतलब कितने महीने के मतलब कितने दिनों के बाद हमें पैसे उनको पे करने हैं। ठीक है, ट्रेड पेबल्स क्या होता है, ट्रेड पेबल्स जो भी हमें क्रेडिटर या बिल्स पेबल से पैसे देने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब एक्सपेंडिचर को हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 टाइप्स क्या है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम इनमें थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज में जाएंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब वो एक्सपेंडिचर मतलब जो भी पैसे बिजनेस से जाते हैं, मतलब जो भी पैसे बिजनेस से जाते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये इसमें जो 2 पार्ट्स होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है मतलब कि हमने पेमेंट तो किया लेकिन जो उसका बेनिफिट आएगा वो इसी साल में आएगा, मतलब करंट ईयर में उसका बेनिफिट आएगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम एक एग्जांपल की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारा ईयर होता है शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, टाटा कंपनी की हमने एक एग्जांपल लिया है कि मतलब इसमें एक एम्प्लॉय होता है, मतलब उसकी सैलरी होती है पर मंथ कितनी होती है, 10,000। ठीक है, पर मंथ होती है 10,000। ठीक है, अगर कुल मिला के पूरे साल की सैलरी जोड़ लेंगे तो कितना होती है, 1,20,000। मतलब कि जो भी एक टाटा कंपनी इस एम्प्लॉय को ये पेमेंट देती है 1,20,000, क्या वो काम उसने इसी साल लिया है, मतलब फ्यूचर सालों में भी ले रही है, मतलब उसने एक ही साल में लिया है ये काम, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं रेंट की। मतलब एक जैसे आप कोई भी लड़का बाहर जाता है वहाँ पर क्या करता है, कोई कमरा रेंट पे लेता है। ठीक है, इसी तरह बिजनेस भी करता है, कभी कभी उसके पास अपनी बिल्डिंग उसमें मतलब कुछ स्टॉक रखने के लिए कुछ बिल्डिंग नहीं होते हैं, वो भी एक बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं, तो मतलब एक बिल्डिंग है उसका रेंट है पर मंथ कितना है, 20,000। ठीक है तो अगर हम इस साल की टोटल रेंट जोड़ लेंगे तो कितना होता है, 2,40,000। ठीक है, मतलब जो भी ये कंपनी 2,40,000 पेमेंट करेगी, क्या उसका बेनिफिट उससे फ्यूचर साल में भी मिलेगा, इसी साल मिला है, मतलब बेनिफिट उसने इसी साल लिया है। ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं लोन की। ठीक है, हमने किसी बैंक से लोन लिया है, कितना लिया है, 5 लाख। ठीक है, तो ये लोन जब हम इसी साल यूज़ करते हैं तो इस लोन पे हमें क्या
देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपको भी पता होगा कि हर किसी लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता ही होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है, 10%। अगर हम 10%, 5 लाख के 10% करेंगे तो वो कितना होता है, 50,000। क्या हमने जब हम ये पेमेंट करते हैं 50,000 की, क्या हम जो ये पेमेंट करते हैं इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर साल में भी लेंगे या इसी साल लिया, इसी साल में उस अमाउंट का बेनिफिट हमने लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो मतलब हम एक्सपेंस तो करते हैं, मतलब हम तो पेमेंट करते हैं और उस जो हम वहाँ से खरीद लेते हैं उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग की। जब कोई बिजनेस अपनी बिल्डिंग बना लेता है, मतलब बिल्डिंग रेंट पे नहीं, मतलब बिल्डिंग परचेज करता है या बना लेता है, रेंट पे नहीं मतलब परचेज या बिल्ड करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग एक ही साल तक नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो सालों साल तक चलेगी, ठीक है। यहाँ तो फर्नीचर की एग्जांपल लो, मतलब बिजनेस ने कुर्सियाँ खरीदी है, ठीक है। उसका बेनिफिट उसको एक ही साल मिलेगा, सालों साल तक चलने वाले हैं, ठीक है। ये तो सालों साल तक चलने वाले इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डिफरेंस अंतर इन दोनों में समझ आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हम एक ही साल में लेते हैं, मतलब करंट ईयर में ही लेते हैं, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका मतलब बेनिफिट हमें सालों साल तक मिलने वाला होता है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इन कोड, मतलब जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड ऑब्लिक टेकन, कंज्यूम या टेकन बोलो दोनों एक ही बात है, विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, इसी करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। उसका बेनिफिट हम कंज्यूम कब करते हैं, इसी अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब करंट ईयर के जब जब ये करंट ईयर एंड होता है तो उसका बेनिफिट भी खत्म होता है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर, जिसका हम बेनिफिट इस साल भी लेंगे और फ्यूचर के ईयर्स में भी लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एसेट, मतलब जो भी ये हम खर्चे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इससे हम क्या एक्वायर करते हैं, मतलब क्या खरीद लेते हैं, एसेट, ठीक है। सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स, एक्वायर एसेट्स मतलब होता है कि एसेट्स को परचेज करना, एक्वायर मतलब हासिल करना किसी एसेट को, ठीक हो। तो जब हम किसी एसेट को परचेज करते हो तो उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट, या उस एसेट की काबिलियत मतलब या सलाहियत उसकी बढ़ाने के लिए हम जो भी खर्चे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। समझ आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, एसेट। एसेट क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस है किसी भी, मतलब अगर हम अपने घर की बात लेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको हम एसेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो भी किसी बिजनेस के पास कोई प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। लेकिन उन एसेट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 पार्ट्स में हम उसको तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है उसका क्या है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स कौन होते हैं, और दूसरा पार्ट क्या होता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन होते हैं, और तीसरा पार्ट क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स, FICTIOUS, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, जो एसेट्स हमें कब काउंट करने होते हैं, ईयर के एंड में, ठीक है। ये नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है, जो भी हमारा एसेट करंट ईयर में ही खत्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। लेकिन जो हमारा एसेट मतलब सालों साल तक चलेगा, करंट ईयर में ही खत्म नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। समझ आया। मतलब जो हमारा कोई भी एसेट जो साल में खत्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। जो हमारा कोई भी एसेट सालों साल तक चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। तो डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो भी एसेट्स होते हैं बिजनेस के अंदर की, मतलब उन्होंने ये सोच के रखा होता है कि ये एसेट्स हम सालों साल तक चलाएंगे, मतलब अपने बिजनेस में सालों साल तक यूज़ करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन करंट एसेट्स। जैसे क्या एग्जांपल, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, गुडविल हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए। मशीनरी भी हम एक ही साल के लिए नहीं खरीदते हैं बल्कि सालों साल तक चलाने के लिए खरीद लेते हैं, और बिल्डिंग भी हमें सालों साल तक बना के रखते हैं, ठीक है। गुडविल, गुडविल का टॉपिक तो नया आ गया, ये भी समझाऊंगा मैं। गुडविल क्या होती है, जो भी कोई बिजनेस होता है ना, जो भी वो मतलब समाज में अपनी बिल्डिंग मतलब इमेज बिल्ड करता है ना, उसको हम बोलते हैं गुडविल। मतलब
उसको हम गुडविल बोलते हैं। जो भी उस बिजनेस की रेपुटेशन होती है, मतलब कि ब्रांड जिस कंपनी का भी होता है, मतलब एक टाटा कंपनी की, मतलब आप घर से निकले और आपने सोच लिया कि हम टाटा कंपनी की गाड़ी खरीद लेंगे। क्यों आप टाटा की कंपनी की गाड़ी खरीदना चाहते हैं? क्योंकि उसने एक इमेज बिल्ड किया आपके दिमाग के अंदर, वो इमेज बिल्ड मतलब घुस जाए गई है कि टाटा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जो आपके दिमाग में वहम है ना, मतलब जो आपके गुड मतलब टाटा कंपनी के ख्यालात आपकी कंपनी में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है, द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, तो करंट एसेट्स कौन एसेट्स होते हैं? दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द फर्म विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम। वो मतलब जो कोई भी एसेट जिसका पर्पज मतलब बिजनेस करता है कि उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कैश में, मतलब कन्वर्ट करेंगे कैश में, फॉर यूजिंग देम विद इन ए शॉर्ट पीरियड, या उसको यूज करेंगे शॉर्ट पीरियड, मतलब करंट ईयर में उसको यूज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे करंट ईयर में उसको, किसमें, किसी भी एसेट को कैश में। ठीक है, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर मतलब करंट ईयर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दीज एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज क्विक एसेट्स। उस इन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, या तो क्विक एसेट्स बोलो या लिक्विड एसेट्स या करंट एसेट्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो एग्जांपल को मतलब स्टॉक होती है, मतलब जो भी कोई बिजनेस परचेज गुड्स करता है, क्या वो बोलता है कि मैं ये गुड्स अपने बिजनेस में 50 साल तक रखूंगा, 60 साल तक रखूंगा? नहीं, वो एक वो क्या करता है, वो बोलता है कि जो मैंने ये गुड्स परचेज किए हैं जल्दी से जल्दी बिकने जाए, मतलब बिक जानी चाहिए, मतलब सेल होना चाहिए। ठीक है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, डेटोरस, जो भी हमने माल बेचा है लेकिन क्रेडिट पे बेचा है, जो हमारे डेटोरस, हम उनको कितना पीरियड देते हैं, या तो 2 महीने का, 2 महीने का देता है, या 3 महीने का, या मैक्सिमम 6 महीने का देता है। ठीक है, उनको वो भी क्या होते हैं, करंट एसेट्स। या बिल्स रिसीवेबल्स, जो भी डेटोरस के मतलब हम उनको डॉक्यूमेंट देते हैं उसको हम बिल्स रिसीवेबल्स कहते हैं। तो वो भी कितने टाइम तक होता है, या तो 2 महीने या 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक, उसको भी हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। मतलब एक ही साल में, करंट ईयर में कन्वर्ट होता है कैश में। ठीक है, मतलब कैश तो होगा ही, बैंक बैलेंस जब चाहो कर लो, जब चाहो भर लो, जब चाहो कर लो, कोई फर्क नहीं उसको भी हम करंट एसेट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जो हम किसी कंपनी में शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये भी क्या होता है, करंट एसेट। ठीक है, तो उसके बाद आता है एक बड़ा टॉपिक, उसका नाम है फिक्सड एसेट्स। ठीक है, और फिक्सड एसेट्स कौन एसेट्स होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। ये एक पार्ट होता है, मतलब एक पार्ट होता है किसका, नॉन करंट एसेट का। और जो भी ये फिक्सड एसेट्स है उसको, उसमें दो पार्ट्स निकलते हैं, एक होते हैं टैंजिबल फिक्सड एसेट्स और दूसरा क्या होता है, नॉन टैंजिबल फिक्सड एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स कौन होता है, टैंजिबल फिक्सड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके, जिसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, और न इंटेंजिबल फिक्सड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। दोज फिक्सड एसेट्स विच है देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, मतलब हम उनको हाथ से छू सकते हैं, मतलब ये कॉपी है फिक्स, मतलब एसेट है। फिक्सड एसेट मेरे पास नहीं है लेकिन एसेट है, उसको हम छू सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। ठीक है, पेन है, ये क्या है, फिक्स टेंजिबल एसेट है। ठीक है, इट मीन इट मीन्स दे कैन बी सीन आर टचड, वो हम देख भी सकते हैं या टच भी, छू भी सकते हैं उनको। ठीक है, फॉर एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, मशीनरी भी क्या होती है, फिक्सड। टेंजेबल फिक्सड एसेट और बिल्डिंग भी क्या होती है, टेंजेबल फिक्सड एसेट। और इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। दोज फिक्सड एसेट्स विच डू नॉट हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी टचड आर सीन, ये हम ना देख सकते हैं ना उनको हम छू सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, जो गुडविल होती है, जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है, मतलब किसी बिजनेस को पता होता है कि मेरी रेपुटेशन बिजनेस मतलब समाज में क्या है, कोई ये उसका वैल्यू कर सकता है, नहीं ना। ट्रेडमार्क, जो भी किसी कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, वो भी उसकी अहमियत लोग समाज में क्या है वो भी वो काउंट नहीं कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर भी लगा होता है, मतलब बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको भी हम देख नहीं सकते, मतलब छू नहीं सकते, उसको भी क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल फिक्सड एसेट्स। मतलब ब्रांड होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल फिक्सड एसेट्स। तो आज हमने थोड़ा ये कर लिया, अब हम और आगे जाएंगे। तो जो 11th पॉइंट है वो क्या है, कैपिटल। मतलब कैपिटल क्या होती है, अगर किसी को भी हम बोलेंगे कि कैपिटल क्या होती है, बोलेगा कि मतलब जो इंडिया की कैपिटल है वो क्या है,
दिल्ली, ठीक है। जो श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल वो क्या है, श्रीनगर, ठीक है। लेकिन बिजनेस भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में ये कैपिटल ये नहीं होती है। कैपिटल क्या होती है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी बिजनेस के ओनर ने, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी का नाम रख दिया तो हो गया बिजनेस स्टार्ट? नहीं, इससे बिजनेस स्टार्ट नहीं होते। एटलीस्ट हमें तो थोड़ा अमाउंट लगना ही चाहिए, मतलब ज़रूरी भी होता है, ठीक है। थोड़ा पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी ये ओनर जिसने कंपनी स्टार्ट किया और वो जो पैसे इस बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी किसी ओनर ने, मतलब ओनर ने अपने बिजनेस में जो पैसे डाले उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। मतलब एग्जांपल लेते हैं रतन टाटा की, ठीक है। टाटा कंपनी की, जो रतन टाटा उसका ओनर है, उसने बिजनेस में कितने पैसे लगाए? 20 लाख। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम प्रेफर करते हैं कैपिटल, ठीक है। लेकिन जो रतन टाटा ने कंपनी स्टार्ट की, मान लो कि उसमें 50 लाख की पैसों की ज़रूरत है, तो 20 लाख तो ओनर ने लगाया, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। लेकिन जो 30 लाख उसको अब और भी ज़रूरत है, वो कहाँ से लाएगा? वो बैंक से लाएगा, मतलब किसी भी शख्स से लाएगा, किसी भी पर्सन से लाएगा, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो या मतलब ह्यूमन बींग हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, ठीक है। इसने क्या किया रतन टाटा ने कि उसने बैंक से लोन लिया, कितना? 30 लाख का। तो जो उसने 30 लाख लिया उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में? लायबिलिटी, ठीक है। जो उसने 30 लाख लोन लिया उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन अदर देन ओनर। जो भी कोई पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, किससे बगैर? मतलब ओनर के बगैर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं लायबिलिटी, ठीक है। इट इज़ द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इनटू द बिजनेस। ये क्लेम होती है किसकी? आउटसाइडर्स, मतलब जो बिजनेस से कुछ ताल्लुक नहीं रखते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट, मतलब बैंक उसको पैसे देते हैं कंपनी को, आखिर ईयर के एंड में वो अपने इंटरेस्ट और पैसे लेके चले जाते हैं। मतलब कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ क्या? अपना पैसा और अपना ब्याज चाहिए, तो पैसे लेकर जाते हैं, उसको कंपनी के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटीज आर ऑलवेज पेबल ऑन ड्यू डेट। ये क्या होता है? ड्यू डेट। लायबिलिटीज आर ऑलवेज पेबल ऑन ड्यू डेट। लायबिलिटीज हमें मतलब पेबल करने पड़ते हैं ड्यू डेट पे। मतलब कि रतन टाटा ने बैंक से लोन लिया और उसको बोला कि मैं आपको 2 साल के बाद वापस कर दूंगा, तो रतन टाटा को अमाउंट अब वापस 2 साल के बाद कर देना, तो उसी को बोलते हैं ड्यू डेट। मतलब 2 साल के बाद उसका आ गया ड्यू डेट, तो अब उसको ये अमाउंट पेबल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे तो बैंक लोन क्रेडिटर्स, मतलब कि जिससे हम माल खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि 2 महीने के बाद हम आपको पैसे देंगे, तो वो भी हमारे 2 महीने तक के लिए क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसका ड्यू डेट क्या होता है? मतलब 2 महीने के बाद उनका ड्यू डेट आता है, ठीक है। बिल्स पेएबल, जो भी हमें इसको एक्सेप्टेंस देते हैं किसी भी मतलब सप्लायर को कि हाँ हम आप ये मुझे एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ ये मैं पैसे आपको इतने महीने के बाद दूंगा और इतने पैसे दूंगा, तो वो भी हमारे उतने टाइम तक क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और उसका डेट भी, और उसका ड्यू डेट भी तभी आता है जब उस पर उस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन क्या होता है? जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मतलब कि केसीसी मान लो, केसीसी लोन क्या होता है? ज़मीन पे लिया जाता है। तो जो हम ज़मीन पे लोन लेते हैं, मतलब या मकान पे लेते हैं, किसी भी हाउस पे लेते हैं, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज लोन। क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज। मतलब मॉर्टगेज मीन्स गिरवी। हमने वहाँ पे ज़मीन अपनी गिरवी रखी है और वहाँ से फंड्स राइज किए हैं, तो उसको बोलते हैं मॉर्टगेज, ठीक है। मतलब या हमने अपना मकान हमने मॉर्टगेज रखा है, गिरवी वहाँ पे रखा है, तो हमने मनी मतलब फंड्स राइज किए हैं। उससे क्या होता है कि मतलब उससे क्या होता है? मॉर्टगेज रखने से क्या होता है? मॉर्टगेज रखने से ये होता है कि अगर हमने उनके पैसे वापस नहीं दिए तो वो आके यहाँ तो हम जो भी चीज़ हमने गिरवी रखा है ये वो उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। चाहे हमने मकान रखा हो चाहे हमने ज़मीन रखा हो, वो तब आएंगे और उसका कीमत लगा के अपने पैसे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा अपना आज का रिवाइज कर लेंगे कि क्या पढ़ लिया था हमने पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है, जो भी बिजनेस के लेन देन होते हैं, ठीक है। जो भी बिजनेस में होते हैं जिसको हम मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर दे सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें एक वर्ड निकल के आया था गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें भी बिजनेस डील करता है उसको हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है। गुड्स 4 तरीके के होते हैं। या तो होते हैं परचेज,
यहाँ तो होता है परचेज। परचेज मीन्स जो भी हमने खरीदा उसको हम बोलते हैं परचेजेस, और जो भी हमने परचेज किया हुआ माल वापस किया उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, यहाँ तो आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। और तीसरा आता है सेल्स, जो हमने बेच दिया उसको हम बोलते हैं सेल्स। जो हमने मन से बेचा हुआ सामान वापस हमारी कंपनी में मतलब हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको हम बोलते हैं रिटर्न, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, तो हमने देखा था कि परचेज भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश से कर सकते हैं या तो क्रेडिट से कर सकते हैं। अगर क्रेडिट पे किया है तो क्रेडिट से क्या निकल के आता है, सप्लायर। ठीक है, सप्लायर से निकल के क्या आता है, क्रेडिटर। मतलब हमने तो क्रेडिट पे किससे माल खरीदा है, सप्लायर से, लेकिन पैसे भी नहीं दिए तो हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर। ठीक है, और क्रेडिटर को हमने एक डॉक्यूमेंट दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल। मतलब हमें इस डेट पे इतना अमाउंट उनको देना है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, बिल्स पेएबल। ठीक है, जब इन दोनों क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को जोड़ के हम हमारा जो भी अमाउंट हमें देना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेल्स भी क्रेडिट पे कर सकते हैं। जब हम सेल्स क्रेडिट पे कर सकते हैं, किनको करते हैं, सेल्स क्रेडिट पे, कस्टमर्स को। ठीक है, और कस्टमर हमारे क्या होते हैं, जब ये पैसे नहीं देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स। ठीक है, लेकिन जब हम उनसे एक डॉक्यूमेंट उनको एक्सेप्ट करवाते हैं और उनका साइन लेते हैं कि आप हमें ये अमाउंट देना और उस स्पेसिफिक डेट पे देना, तो वो क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और जो इन दोनों का जोड़ होके मतलब जो भी हमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से पैसे लेने हैं मतलब रिसीव करने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और जो भी हमने साल में परचेज किए हैं और सेल्स किए हैं, जो भी कुछ आइटम्स हमारे बचे हुए हैं मतलब हमारे गोडाउन में अभी तो गोदाम में बचा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक तीन तरीके का होता है, यहाँ तो रॉ मटेरियल होगा, यहाँ तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, यहाँ तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हमने हाल ही में परचेज किया होता है और उस पर कोई अभी तक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नहीं हुई होती है। और WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस वो स्टॉक होता है मतलब जिसपे आधा काम किया हुआ होता है और आधा काम अभी बाकी करना होता है। फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो अब सेलेबल के तैयार लायक होते हैं, मतलब हम उसको कभी भी सेल कर सकते हैं, मतलब उनका पूरा काम हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को भी अब मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट हमें इसी साल में मिलेगा। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें इस साल भी मिलेगा और आने वाले साल में भी मिलता रहेगा। और इसी से निकल आया था कैपिटल एक्सपेंडिचर से नॉन करंट एसेट्स कौन होते हैं, करंट एसेट्स कौन होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन होते हैं। ठीक से नॉन करंट एसेट से एक और चीज़ निकल के आया था, वो क्या था, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स के में से भी दो चीज़ निकल के आए थे, एक था टेंजिबल एसेट और दूसरा था इनटेंजिबल एसेट्स। और हमने फिर पढ़ लिया था कैपिटल क्या होती है। जो भी कोई बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस में पैसे लगा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, और लायबिलिटी क्या होती है, मतलब जो भी हम किसी से कर्जा लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। ओके, बाय।